जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग विश्व इतिहास में अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक देखा वो ये था कि इनलाइटनमेंट शुरू हुआ 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, और 18वीं शताब्दी में उसका परिणाम था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पहला भौतिक परिणाम जिस देश का जन्म हुआ उसकी वजह से, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई, लेकिन तुरंत स्वतंत्रता मिली नहीं और लगभग 11 साल लग गए। फाइनली 1787 में जाकर के वो एक नेशन के रूप में सामने आया। अब कोई चीज जब राइज करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वो सभी के साथ है। आप अपने दैनिक जीवन में देख लीजिए, जब आप उठते हैं अपने बैकग्राउंड से या कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो अगल बगल वाले टांग खींचने का प्रयास करेंगे, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, तो यार दोस्त हों, सब अपने ही रहेंगे। और चाहे आप कृष्ण जी के जीवन से सीख लीजिए, रामचंद्र जी के जीवन से सीख लीजिए, जो भी कष्ट देने वाला है वो अपना ही है, कोई बाहरी नहीं है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि और लोगों ने परेशानियां क्रिएट करना शुरू कर दी। कुछ आंतरिक तत्व थे, कुछ बाह्य तत्व थे, और इसी परिप्रेक्ष्य में जो घटना घटती है उस घटना का नाम है अमेरिकी गृह युद्ध। गृह युद्ध, इसको बोलते हैं अमेरिकन सिविल वार। और ये चला 1860 से लेकर के 64 तक। इसमें क्या हुआ कि 1787 में जब अमेरिका का जन्म हुआ तो यहां पर दो समस्याएं थी। जब आप अमेरिका का मैप देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि अगर अमेरिका का मैप कुछ ऐसा है, ठीक, इधर से रिलेटेड है, ये है मैक्सिको दक्षिण की तरफ, और इधर है कनाडा उत्तर की तरफ। बीच में एक आर्टिफिशियल लाइन खींच देते हैं और इसको मान लेते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स, उत्तरी राज्य, और इधर मान लेते हैं सदर्न स्टेट्स, दक्षिणी राज्य। जब से स्वतंत्र हुए तभी से ये नॉर्दर्न स्टेट्स में ये इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। यहां पर औद्योगिकरण पहले से हो रखा है। और ये क्या है, यहां पर आप देखिएगा, ज्योग्राफी इसको देखिएगा तो यहां पर दो नदियां फ्लो होती हैं। एक है मिसिसिपी और दूसरा है मिसौरी। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में गंगा और यमुना। तो मिसिसिपी और मिसौरी का जो दोआब है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ये बहुत ही उपजाऊ है, जिसके कारण यहां पर जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है वो है कृषि व्यवस्था। यहाँ का समाज है कृषक। यहाँ पर कौन हो रहे हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, कैपिटलिस्ट हैं, और यहाँ पर जमींदार हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, भूस्वामी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल में काम करने के लिए क्या होंगे, मजदूर होंगे, श्रमिक।
मजदूर वर्ग, और यहां पर कृषि व्यवस्था में योगदान देने के लिए कौन होगा? दास। तो स्ट्रक्चरल जो परेशानी है इस अमेरिका में जो 1787 का है कि ये दो पार्ट में डिवाइड है, कोई इसका फिजिकल डिवीजन नहीं है, बस एक आर्टिफिशियल डिवीजन है कि उत्तरी राज्य जो है वो औद्योगिकृत हैं पहले से, बड़े बड़े इंडस्ट्री वहां पर लगी हैं, खास करके वस्त्र उद्योग जो है। अभी भी देख लीजिएगा जो ये ग्रेट लेक्स का रीजन है अमेरिका में, ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगा या मैडम आपको पढ़ाएंगी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो ग्रेट लेक्स का रीजन है, लेक विनीपेग और लेक विक्टोरिया, ये सब जो हैं लेक्स, ठीक है, लेक रेनडियर, ठीक, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटोरियो, तो ये जो शिकागो और टोरंटो, ये सब जो एरिया है, टोरंटो तो कनाडा में है, मतलब ग्रेट लेक्स का जो रीजन है वो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक। और जो दक्षिण भारत, दक्षिण का रीजन है, दक्षिणी पार्ट मैक्सिको से सटा हुआ, ये सब क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्री उतना डेवलप नहीं है, बल्कि कौन सा इकोनॉमी डेवलप्ड है? प्राइमरी सेक्टर, कृषक समुदाय, कृषि व्यवस्था यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है, और यहाँ पर क्या है? उद्योग, औद्योगिकरण वहाँ पर हो रखा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब सोसाइटी में अलग अलग सेक्टर डोमिनेट कर रहे हैं तो वहाँ की पॉलिटी भी उसी हिसाब से डेवलप होगी और वहाँ की इकोनॉमी भी उसी हिसाब से डेवलप होगी। आपको बताया जा चुका है कि पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी इकोनॉमी की क्या है? गार्जियन। अगर आपको इकोनॉमी में कंट्रोल चाहिए तो आपको पॉलिटी में कंट्रोल चाहिए ही चाहिए। अब पॉलिटी में 2/3 मेजॉरिटी इनकी है और 1/3 मेजॉरिटी इनकी है। इनकी अपनी इंटरेस्ट है, उनका अपना इंटरेस्ट है। अब इनको क्या चाहिए? इंटरेस्ट में ज्यादा मुनाफा हो जाए, इसके लिए इनको सस्ता कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल में इंपोर्ट ड्यूटी क्या रखेंगे? कम से कम, ठीक। इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? रॉ मटेरियल इनका कृषक से रिलेटेड नहीं है, इनका रॉ मटेरियल क्या है? कृषि के लिए इनको मशीनें चाहिए, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं इन जमींदारों के पास, तो वहां पर काम करने के लिए क्या चाहिए? दास चाहिए, कम कीमत पर, क्योंकि उस समय दासों का भी व्यापार होता था। और दास कौन लाता था? अफ्रीका से, यही जो उपनिवेशिक शक्तियां थीं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, यही सब जो है लाते थे दास, और उनको क्या किया जाता था? वस्तुओं की तरह बेचा जाता था। तो इनको सस्ते दाम पर क्या चाहिए? दास। इनको सस्ते दाम पर क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। इनको सस्ते दाम पर क्या चाहिए? मशीनें, जो कृषि उद्योग में लगती हों, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सारी चीजें, कल्टीवेटर हो गया जोतने के लिए, ठीक। अब इनकी डिमांड अलग अलग है, क्योंकि इनको, इनकी सोशल स्ट्रक्चर अलग है, इनकी इकोनॉमी अलग है, और इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी अलग है। तो ये समस्या सब पहले से ही क्या है? व्याप्त है। तो ये क्या बनेगा? रिफ्ट का कारण बनेगा। क्या बनेगा? रिफ्ट का कारण। मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्रांति, कोई भी गृह युद्ध, कोई भी युद्ध हमेशा 3 चरणों में पूरा होता है। पहला शुरुआत कौन करेगा? रिफ्ट, जहां से तनाव की शुरुआत हुई, और तनाव की शुरुआत कहां से हुई? इसके सामाजिक आर्थिक रूप से जो असमानता है उसकी वजह से। तो अगर मैं ये कहूं कि इस गृह युद्ध का कारण क्या था, तो पहला स्टेप क्या है? रिफ्ट या तनाव का बिंदु। तो उसका पहला कारण क्या है? सामाजिक आर्थिक असमानता। ये पहला कारण है। और ये रिफ्ट का जो कारण है, सामाजिक आर्थिक असमानता, ये पहले से ही व्याप्त है, इसको किसी ने इनिशिएट नहीं किया, किसी बाह्य शक्ति ने नहीं उजागर किया, ये पहले से ही उनके ज्योग्राफी के कारण पहले से ही व्याप्त है चीजें, ठीक। अब इस तनाव को
संघर्ष में किसने पहुंचाया? स्ट्रगल। संघर्ष की शुरुआत कहां से हुई? तो ये क्या था? कारण था। ये दूसरा कारण था। संघर्ष में पहुंचाया किसने? टैरिफ पॉलिसी, या ये कहिए कर नीतियां। मैंने आपको बता दिया है कि पॉलिटी में 2/3 रीजन कौन डोमिनेट कर रहा था? नॉर्दर्न रीजन। और सदर्न रीजन कितने डोमिनेट कर रहे थे? 1/3। अब ध्यान से देखिए, सदर्न रीजन की डिमांड क्या है? कि इंपोर्ट ड्यूटी कम से कम हो, ताकि उनको जो रॉ मटेरियल नहीं, जो उनको कृषि के लिए औजार चाहिए, जो मशीनें चाहिए, जो कि वो यूरोप से आयात करते थे, वो क्या है? कम दाम पर मिल सके। और जो उत्तरी स्टेट थे, उत्तरी राज्य थे, वो क्या थे? इंडस्ट्रियलाइज्ड थे। और इंडस्ट्रियलाइज्ड ब्रिटेन और फ्रांस भी थे उस समय। तो वो क्या करेंगे? इंडस्ट्री के बीच में क्या होगा? कंपटीशन। तो वो क्या चाहेंगे? कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी रहे। क्यों बढ़ी रहे? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ी रहेगी तो वहां का जो सामान है वो यहां पर डंप नहीं होगा अमेरिका में। वो इंपोर्ट ड्यूटी किस में कम करना चाहेंगे? जो उनके उद्योग के लिए रॉ मटेरियल जो आयात करते थे बाहर से, उसमें वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहेंगे। वो कभी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करना चाहेंगे। तो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का इंटरेस्ट दोनों स्टेट का अलग अलग है। नॉर्दर्न स्टेट का क्या है? कि रॉ मटेरियल, ऐसे रॉ मटेरियल जिसको हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हों, खास करके कौन कौन से? वस्त्र उद्योग वहां पर काफी फेमस थे। मशीनरीज ये काफी बनती थी। लकड़ी की वस्तुएं ये काफी बनती थी। ऊनी वस्त्र ये सब बनते थे। तो इनका रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसमें वो रॉ मटेरियल में कम ड्यूटी चाहते थे, इंपोर्ट ड्यूटी, ताकि सस्ते में चीजें आए। वो मशीनरी पर कम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चाहते थे कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर मशीनरी पर कम इंपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जो वहाँ के ब्रिटेन के जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर अपना सामान डंप करेंगे। और जबकि ये खुद ही इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, तो अपना सामान कहाँ खपत करेंगे? अपने ही लोगों में खपत करेंगे, और जो बच जाएगा वो बाहर जाएगा। यही होता है, आज भी पॉलिसी यही है। तो सबसे पहले अपने लोगों का घरेलू उद्योग की रक्षा करना है। तो उस नॉर्दर्न स्टेट का इंटरेस्ट था क्या? कि रॉ मटेरियल पर कम हो। और सदर्न स्टेट का इंटरेस्ट क्या था? कि मशीनरी पर कम हो जाए इंपोर्ट ड्यूटी। अब हुआ क्या? जो गवर्नमेंट थी वहां की, उसने क्या कर दिया कि उत्तरी राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या किया? जो उनके रॉ मटेरियल के लिए है वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, आयात शुल्क कम कर दिया। कहां पर आयात शुल्क कम कर दिया? कच्चे माल पर। ये ध्यान रखिएगा, तैयार माल पर नहीं, फिनिश्ड गुड पर नहीं, कच्चे माल पर। और फिनिश्ड गुड पर कौन चाह रहा था? औजार, मशीनरी, ये सब फिनिश्ड गुड हैं। उन पर कौन चाह रहा था इंपोर्ट ड्यूटी कम करना? सदर्न स्टेट। अब जैसे ही उत्तरी राज्यों के हितों में ये बात, ये जो है डिसीजन लिया गया, तो सदर्न स्टेट्स क्या किए? बगावत कर दिए। किसके नेतृत्व में? वो थे जेफरसन डेविस। इस बगावत के पीछे कारण क्या था वो जान लीजिए। हुआ क्या? जो 13 कॉलोनीज थी, 13 उपनिवेश थे, वो आपस में मिल करके संघर्ष किए। किसके विरुद्ध? उपनिवेशवाद के विरुद्ध, ताकि हम स्वतंत्रता गेन कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि वो 13 उपनिवेश अपने आप से इकट्ठा हुए और फिर जाकर के एक संघ बनाए। अब जब इन्होंने देखा कि संघ का सारा निर्णय किसके पक्ष में है? उत्तरी राज्यों के पक्ष में, तो जो सदर्न स्टेट्स थे, दक्षिणी राज्य जो थे, उन्होंने कहा कि हम संघ से अलग हो रहे हैं। क्या कहा? संघ से अलग हो रहे हैं। अब देखिए, जब एक नवजात शिशु जन्म लिया और 100 साल के अंदर ही क्या किया कि उसके अगर टुकड़े टुकड़े होने लगे,
तो ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। इससे कुछ ना होता, उनके लिए तो जो होता ही होता ही, वर्ल्ड के लिए, जैसे इन्होंने अमेरिकी क्रांति ने एक अच्छा नारा दिया था, स्वतंत्रता का नारा, पहला दुनिया का पहला लोकतंत्र था, तो वो वैसे एग्जाम्पल इनका देते क्या कि ये देखिए 100 साल भी अपना शासन नहीं चला पाए। 1787 में आजाद हुए और 1860 में ही बिखर गए। अब यहीं पर स्ट्रगल हो गया, ये जो रिफ्ट था वो स्ट्रगल में बदल गया। अब थर्ड पॉइंट, अब्राहम लिंकन की घोषणा। और ये घोषणा थी जिस समय ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया और अमेरिकी गृह युद्ध चालू हो गया। ये विस्फोट किस बात पर था, इन्होंने क्या घोषणा की थी? जो मुद्दा था वो था दास प्रथा का अंत। क्या था? दास प्रथा का तो ब्लास्ट का मुद्दा क्या था? इनकी घोषणा। और इसमें मुद्दा क्या था? दास प्रथा का अंत। इन्होंने कहा कि दास प्रथा का अंत कर दिया जाएगा। ये चुनावी मुद्दा था। 1860 में जब ये इलेक्शन में खड़े हुए राष्ट्रपति के, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि दास प्रथा का अंत कर देंगे। ये दोनों सामाजिक आर्थिक असमानता पहले से दोनों के बीच में थी, स्ट्रगल का रूप दे दिया टैरिफ पॉलिसी ने, सरकार के डिसीजन ने। साउथ वालों को ये लगा कि सारी सरकार नॉर्थ के लिए सोच रही है, साउथ स्टेट्स का कोई मतलब नहीं है। तो साउथ ने क्या किया? जेफरसन डेविस के नेतृत्व में अपने आप को संघ से अलग करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम संघ से अलग हो रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये दास प्रथा का अंत हो गया। तो इसने और ये बात सुदृढ़ कर दी कि दास कहाँ के थे, इंटरेस्ट, दासों का इंटरेस्ट कहाँ पर था? दास के लिए इंटरेस्ट किसका था? सदर्न स्टेट्स का। क्यों? क्योंकि कृषि के लिए दास ही काम करते थे और दासों को सप्लाई कौन करता था? ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका से ला करके इनको बेचते थे और ये इनका इस्तेमाल कहाँ करते थे? कृषि व्यवस्था में। मैंने आपको बता दिया था पहले ही, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा हुई, 1787 में एज ए नेशन वो आया, तो महिलाओं और दासों को मताधिकार नहीं था। खाली संपत्ति वाले वर्गों को ही था, संपत्ति विहीन वर्गों को नहीं था मताधिकार। ठीक। अब ये बताइए, एक तरफ तो पॉलिसी की वजह से थोड़ा भावना भड़की और दूसरी बात, जब दास प्रथा का अंत आ गया चुनावी मुद्दा में, तो साधारण वालों को बिल्कुल ये विश्वास हो गया कि नहीं, अब यहां पर संघ के साथ रहना ठीक नहीं है। और इसी के साथ अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हो गया। बैकग्राउंड समझ में आ गया, बीच का स्टेप समझ में आ गया। और गृह युद्ध की शुरुआत किससे हुई? अब्राहम लिंकन की घोषणा से। अब ये कहा जाए कि अब्राहम लिंकन ने ही शुरुआत किया था, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड ये चल रहा था। सारी समस्या केवल ये थी, अगर ये दूर हो जाती तो कभी भी ये सारी बातें ना होती। तो कभी भी किसी की वजह से काम नहीं रुकता। अगर कोई ये कहे कि अब्राहम लिंकन ना होते, न्यूटन ना होते, गुरुत्वाकर्षण नियम नहीं आता, ऐसा नहीं था। आर्यभट्ट ना होते तो जीरो ना आता। अरे जो आया पहले, हो सकता है 10 साल बाद, 100 साल बाद आता, ऐसा क्या है? लेकिन किसी की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक। तो इससे क्या रहेगा कि आदमी जो है धरती पर रहेगा, वो आसमान में नहीं उड़ेगा। ठीक है, कि अगर हम ना होते तो ये ना होता, वो ना होता, सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए, जैसे ही अब्राहम लिंकन ने कहा कि दास प्रथा का हम अंत कर देंगे, अच्छा ऐसा इन्होंने क्यों कहा ये भी जान लीजिए। क्या जरूरत ऐसी पड़ गई? जरूरत ये पड़ गई कि यहां पर श्रमिकों की जरूरत थी और श्रमिकों की सप्लाई ऐसे ऐरे गैरे जगह से नहीं हो सकती थी। अगर हम यहां पर दास प्रथा का अंत कर देंगे तो पहली बात तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि हमने मानवता के लिए एक बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बात, ये जो दास फ्री होंगे वो कहाँ भागेंगे? इधर की तरफ। और यहाँ पर इनको अच्छा जीवन मिलेगा, श्रमिक मजदूर के रूप में ये काम करेंगे, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनके प्रोडक्ट दूर दूर तक
वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? मुक्त अर्थव्यवस्था पहले ही इन्होंने ला दी थी। मुक्त अर्थव्यवस्था के आधार पर ही ब्रिटेन फ्रांस से इनके रिलेशन बने। अब ये बताइए, एक तरफ तो ये विद्रोह कर दिए जेफरसन डेविस के नेतृत्व में, अब यहीं पर अमेरिका की परीक्षा थी, यहीं पर अमेरिका का एक स्वस्थ लोकतंत्र का टेस्ट होना था कि सही में शासन चलाने लायक हैं या केवल ऐसे ही कह रहे हैं। जोश जोश में आकर इकट्ठा होकर के स्वतंत्र तो हो गए और ठीक 100 साल के अंदर ही गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का मतलब समझ रहे हैं ना, लोग एक दूसरे को अपने में ही लड़ रहे हैं, किसी बाहरी शक्ति से नहीं। जैसे आज भारत में जाति व्यवस्था के नाम पर वो ब्राह्मण क्षत्रिय लड़ रहे हों, ब्राह्मण शूद्र लड़ रहे हों, ये गृह युद्ध का परिणाम है। हिंदू मुस्लिम ही देश के अंदर लड़ रहे हों, किसी बाहरी शक्ति के उसमें नहीं, तो ये क्या है? गृह युद्ध है। तो यहाँ पर बाहरी शक्ति नहीं आ रही है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, इसी वजह से गृह युद्ध है। दो देशों के बीच में लड़ाई नहीं है, ये श्वेत और निग्रों के बीच में है। ये हैं अधिकतर श्वेत लोग और ये क्या है? निग्रो या रेड इंडियंस वाले, जैसे बराक ओबामा जी थे। ठीक, अब यहां पर बात ये हुई कि अब्राहम लिंकन, जरा देख लेते हैं इनकी भूमिका क्या थी। इनकी भूमिका तो यही थी कि इन्होंने स्टार्ट करा दिया घोषणा करके, लेकिन पीछे का रीजन देखेंगे तो इनका कोई दोष नहीं था, वो पहले से इनमें सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त थी समाज में। ठीक, उत्तर दक्षिण विभाजन पहले से ही था। अब अब्राहम लिंकन ने क्या किया, 1860 में जैसे ही इन्होंने कहा कि हम दास प्रथा का अंत करेंगे, चुनावी मुद्दा इसको बनाया, और ये जीत गए। क्यों जीत गए उसका कारण सुनिए। क्योंकि जैसे ही दास प्रथा का अंत इन्होंने कहा तो साउथ वाले तो विरोध में आ गए, लेकिन नॉर्थ वालों को मजा आ गया। क्यों? क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट में था कि दास अगर खाली होंगे तो हमें सस्ते में मजदूर मिलेंगे, और जब सस्ते में मजदूर मिलेंगे तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो नॉर्थ में पॉलिटी का रोल कितना था? 2/3, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो 2/3 सपोर्ट पा करके राष्ट्रपति बन गए। ठीक, अब्राहम लिंकन क्या बन गए? राष्ट्रपति। अब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बन गए तो साउथ वालों को ये तो पहले से ही कंफर्म था कि जो है कि जब नॉर्थ वाले ही डोमिनेट कर रहे हैं तो इससे अच्छा हम अलग होते हैं। तो जेफरसन डेविस के नेतृत्व में उन्होंने क्या कहा? संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। अब जब संघ से अलग होने की घोषणा कर दी तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 1776 में जब ये स्वतंत्र हुए, उसके बाद जब 1787 में अमेरिका एक बना, तो सबसे पहले क्या हुआ? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत वहां पर लागू हुआ, मॉन्टेस्क्यू का जो थ्योरी थी, क्योंकि उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण देख लिया था कि क्या उसके डिसएडवांटेज है। इसी वजह से उन्होंने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। अब जब शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को लागू किया तो वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई, और वो न्यायपालिका सर्वोच्च थी। तो जब ये अलग होने की घोषणा किए तो नॉर्थ वाले कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि इनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब वहां पर मुकदमा चला सदर्न स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट के बीच में। उसी समय ये सब हो रहा है अमेरिका में, बैकग्राउंड में गृह युद्ध चल रहा है। जब दास प्रथा का अंत इन्होंने कहा, चुनावी मुद्दा कहा, और जबकि ये खुद क्या थे? सदर्न स्टेट से रहने वाले थे, और जबकि खुद इन्होंने क्या कहा कि हम दास प्रथा का अंत कर देंगे, तो नॉर्दर्न वालों का सपोर्ट पा करके ये राष्ट्रपति बन गए। अच्छा, जब दास प्रथा का अंत किए तो सदर्न वाले तो विरोध में थे, लेकिन इन्होंने ये कहा किया, यहीं पर समझदारी वाली बात आ जाती है कि आप किस हिसाब से जो है अपने देश के लोगों को देखते हैं, एक दुश्मन के तौर पर या एक विपक्षी पार्टी के तौर पर। कभी भी विपक्षी पार्टी से उस तरह व्यवहार मत कीजिए कि दुश्मनी वाला नजर आए। ठीक है, क्योंकि वो वैचारिक मतभेद अलग हैं, ये स्वतंत्र एक निष्पक्ष लोकतंत्र की निशानी है, वैचारिक मतभेद होना, एक दूसरे की आलोचना करना, लेकिन उसमें दुश्मनी और मारकाट नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? 3 घोषणाएं पहले की। क्या की? यदि अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, देखिए, यदि दास प्रथा का
अंत करके संघ को बचा सके तो बचाएंगे। इनकी प्रायोरिटी देख रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी दास प्रथा कभी थी ही नहीं। इनकी प्रायोरिटी क्या बन गई? क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट्स संघ के विरुद्ध चले गए कोर्ट में और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो इनकी प्रायोरिटी क्या है? उस संघ को बचाना। दास प्रथा तो सेकेंडरी मुद्दा है और यही होना भी चाहिए। एक लोकतंत्र में पहले देश है, बाकी सारी चीजें बाद में। अटल बिहारी जी की आपने लाइन सुनी होगी कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। ठीक, ये देखिए दूसरी इन्होंने क्या कहा, ये तो पहला चॉइस इन्होंने दिया। यदि दास प्रथा को अंत, दास प्रथा का अंत ना करके संघ को बचा सके तो बचाएंगे। दूसरा ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया कि दास प्रथा का अंत अगर ना भी करना पड़े और संघ बचा रहे तब भी हम संघ को बचाएंगे। और तीसरा, तीसरा स्टैंड इन्होंने क्या क्लियर किया कि यदि कुछ दासों को मुक्त करके और कुछ दासों को मुक्त ना करके संघ बचा सके तो बचाएंगे। देख रहे हैं इनका स्टैंड? इनका स्टैंड दास प्रथा के चक्कर में संघ को बिखेरना नहीं है। इनका स्टैंड क्लियर है कि हम सबसे पहले किसको बचाएंगे? अपने देश को। संघ हमारा बना रहना चाहिए, देश बना बचा रहना चाहिए। ठीक, और ये सारी जो थ्योरी है उसका सिर्फ एक ही जड़ है कि जब 13 औपनिवेशिक बस्तियां वॉलंटियर रूप से, स्वैच्छिक रूप से आकर के संघ बनाती हैं तो कभी नहीं चाहेंगी कि संघ उनसे ज्यादा ताकतवर हो। यही कारण है कि आज अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। राज्य स्टेट जो है वो सेंट्रल से ज्यादा पावरफुल है। संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है। 75% बहुमत चाहिए, 3/4 राज्यों का बहुमत चाहिए अगर संविधान में संशोधन करना है तो। बहुत बड़ी बात है ये, दोहरी नागरिकता है। ठीक, और यहां पर क्या है भारत में क्या है कि संघ कैसे बना था ये तो आपको पता है कि सरदार पटेल की स्टिक एंड कैरेट नीति से, कि जो गाजर से मान गया उसको गाजर खिलाए और जो छड़ी से माना उसको 2 छड़ी लगाया और संघ में कर लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जबरदस्ती संघ बना है और जब जबरदस्ती संघ बना तो स्वाभाविक सी बात है कि संघ को मजबूत होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह सीमेंट की तरह कि जब आपको बांधे रखना है तो नरम रहना है और जब उसके बाद थोड़ा परिपक्व हो जाइए तो क्या हो जाइए, ठोस हो जाइए, कठोर हो जाइए। ठीक, जब आपको एक दूसरे में घुलना मिलना है तो नरम रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका फर्स्ट, इनका प्रायोरिटी क्या थी? दास प्रथा थी ही नहीं, इनका प्रायोरिटी क्या है? संघ। और ये घोषणा करने के बाद इन्होंने 2 काम और किए। दास प्रथा का अंत तो कर ही दिया, ये घोषणा कर ही दी, साथ में संघ की सेनाएं भेज दी। कहां पर? सदर्न स्टेट्स पर, जो दक्षिण के राज्य थे वहां पर संघ की सेनाएं भेज दी। संघ की सेनाएं भेजते समय इन्होंने 2 बातें, 2 मैसेज दिया, कहा भी। पहला कि यह सैनिक कार्यवाही नहीं है, ये एकदम क्लियर कह दिया, यह सैनिक कार्यवाही नहीं है, यह सुरक्षा व्यवस्था को
को बनाए रखने के लिए, ताकि राज्य में शांति बनी रहे, संघ की सेनाओं का विस्तार मात्र है। केवल हम एक्सटेंशन कर रहे हैं बस, कोई कार्यवाही, सैनिक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सैनिकों को आदेश दिया गया था कि गोली वोली नहीं चलाएंगे। ठीक। और दूसरी बात, इन्होंने एक क्लियर मैसेज कर दिया कि कोई भी बाह्य शक्ति, कोई भी बाह्य शक्ति यदि सदर्न स्टेट्स की सहायता करती है तो इसे अमेरिका के विरुद्ध युद्ध माना जाएगा। आज भी ये स्टैंड है अमेरिका का, हर एक कंट्री का है, जो एक संप्रभु कंट्री होती है वो यही है। अब आज अगर कश्मीर अलग होना चाहे और पाकिस्तान कहे कि नहीं हम सपोर्ट में हैं, तो भारत क्या कहेगा कि जो भी बाह्य शक्ति इसको सपोर्ट करेगी वो डायरेक्ट क्या है, भारत की संप्रभुता या उस पर हमला है, और हम उसको युद्ध की तरह देखेंगे। तो कोई सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। होता क्या है कि ऐसी ही चीजों पर संकट के समय जो दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब नवजात लोकतंत्र ये पहले से था, ठीक है, तुरंत तुरंत जन्मा था, 100 साल भी नहीं हुए, और उसी समय ये घटनाएं हो रही हैं। तो जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, ये सब क्या करेंगे, इस मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो बाहरी शक्तियां, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन, ये सब सदर्न स्टेट को सहायता ना कर पाएं, या सदर्न स्टेट्स बाह्य शक्तियों से सहायता ना ले पाएं, इसके लिए इन्होंने ये घोषणा कर दी कि कोई भी सदर्न स्टेट्स की अगर उसमें सपोर्ट में आता है तो उसको अमेरिका के विरुद्ध डायरेक्ट युद्ध माना जाएगा। तो किसी की हिम्मत हुई नहीं। दास प्रथा का अंत कर दिए, तो दास वैसे भी इनके सपोर्ट में नहीं थे सदर्न स्टेट्स के। क्यों? क्योंकि उनको तो स्वतंत्रता मिल रही थी, उनको अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिलता, उनको वोटिंग राइट्स मिलता, मिलता है नहीं मिलता, तो इसलिए वो सपोर्ट में आए नहीं। और फिर लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने सदर्न स्टेट्स ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने चश्मे से देखा तो उसको ये बात समझ में आई कि अगर हम ऐसे निर्णय देते रहे कि ये अगर स्वैच्छिक रूप से संघ में शामिल हुए और स्वैच्छिक रूप से ही संघ से निकलने का अधिकार दे दिए, तो एक दिन ना तो संघ बचेगा ना अमेरिका बचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि आप स्वैच्छिक रूप से संघ में शामिल भले ही हुए हों, लेकिन कभी आपको संघ से निकलने का, बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। एक, आत्मसमर्पण करवा लिए इनसे, और दूसरा क्या कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया कि सदर्न स्टेट्स को संघ से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक। तो थोड़ा बहुत खून खराबा हुआ, श्वेत निग्रो, श्वेत और अश्वेत में संघर्ष हुआ, लोगों ने एक दूसरे को मारा पीटा, जन धन की हानि हुई, लेकिन वो उसी तरह हुई जैसे एक शरीर में कोई अंग काम ना कर रहा हो, या कोई कैंसर वाला पार्ट हो, जहां पर शल्य चिकित्सा करके उस पार्ट को अगर निकाल दिया जाए तो शरीर पहले से ज्यादा अच्छा मजबूत हो जाता है। तो ये गृह युद्ध अमेरिका के लिए एक शल्य चिकित्सा की तरह थी, एक ऑपरेशन की तरह था। और ये ऑपरेशन हो गया तो जो नया अमेरिका आया वो सुपर पावर के रूप में आया। ठीक। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ये जो सामाजिक आर्थिक विषमता थी, जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड में सब कुछ हुआ, उसको सबसे पहले दूर किया गया। जो टेक्सास था, टेक्सास प्रांत सबसे दक्षिणी छोर पर है, तो टेक्सास हुआ, फ्लोरिडा हुआ, ये सब अगुआ थे सदर्न स्टेट्स के। इनको जब आत्मसमर्पण भी करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया, तो इनके अंदर ऐसी विद्रोह की भावना आगे ना पनपे, इसके लिए क्या किया गया,
समेकन और विलयन की नीति अपनाई गई। मतलब कंसोलिडेट किया गया। ठीक, जहां पर डेवलपमेंट नहीं था वहां पर डेवलपमेंट किया गया। ठीक, तो दूसरा क्या है कि विकास का प्रसार किया गया। कहां पर? सदर्न स्टेट्स में। अगर सदर्न स्टेट्स में कृषि व्यवस्था अच्छी है तो वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाए, ताकि क्या है कि वो वहां से प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में वहां पर क्या हो सके, रूपांतरण हो सके। बड़े बड़े फार्म हाउस हैं तो मशीनरी से क्या हुआ, खेती करना स्टार्ट कर दिए। अब क्यों? क्योंकि अब उस समय अगर दास प्रथा थी, आदमी अच्छे अवेलेबल थे, तो अब आदमी तो है नहीं, वो किसमें, उद्योगों में कार्य कुशलता, उनको कौशल प्रदान किया गया, तो उद्योगों में श्रमिकों की तरह बिहेव कर रहे हैं, श्रमिक बन गए हैं। अब दास नहीं काम करने के लिए, तो उन मानव का स्थान कौन लेगा, मशीनें लेंगी। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। दासों को मताधिकार दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाओं को अभी भी नहीं दिया गया मताधिकार, गृह युद्ध के बाद भी। पांचवी बात, बैंकिंग अधिनियम आया। बैंकिंग की जरूरत किसको है, इंडस्ट्री को, कृषि को नहीं, या छोटे मोटे कृषि को तो नहीं है। बड़ी कृषि के लिए क्या होता है, फार्म हाउस और मशीनरी की जरूरत पड़ती है। ठीक, वैज्ञानिक ढंग से कृषि करने के लिए। तो बैंकिंग अधिनियम से एक समान ब्याज दर लागू हुई पूरे अमेरिका में, जिसकी वजह से दो चीजों को बढ़ावा मिला। कृषि को औद्योगिकरण की तरफ शिफ्ट होने में देर नहीं लगी। और इसी की वजह से, जब बैंकिंग सिस्टम की वजह से लोगों को कर्ज बांटा गया, लोगों की जो है वैज्ञानिक और तार्किक सोच में बढ़ावा दिया गया, तो क्या हो गया, विकास का अपने आप प्रसार हुआ। साथ में क्या हुआ, जिसको आप एमएसएमई सेक्टर बोलते हैं आज की डेट में, इनको अपने आप घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अभी तक लोग किससे कर्ज लेते थे, पूंजीपति से, भूस्वामी से, जमींदार से। अब उनका क्या हो गया, कम कर दिया गया उनकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि अब सारा कुछ सिस्टम, दास प्रथा खत्म ही हो गई। 6 पॉइंट, यहीं से कई छोटी छोटी कंपनियों को मिला करके एक बड़ी कंपनी बनाई गई। जैसे 200 स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, उनको मिला करके एक बड़ा जो है कंपनी बनाई गई। तो यहीं से क्या हो गया, कारपोरेट कैपिटलिज्म की शुरुआत, निगमित पूंजीवाद जिसे आप कहते हैं। और ये सब क्या था, एक चैन रिएक्शन की तरह था। रॉ मटेरियल वहीं से उठाए, उद्योगों में प्रोसेस किए, उसको प्रोसेसिंग करके उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट को दुनिया में बेचा जाने लगा। जीवन स्तर, लाभ, सब कुछ हो, जीवन स्तर अच्छा किए, लाभ कमाए, सब कुछ सही रहा। तो इसके बाद जो आज आप आधुनिक अमेरिका देख रहे हैं, जो एक सुपर पावर देख रहे हैं, उसका उदय हो गया। स्वतंत्रता के समय जो विभाजन था उत्तर और दक्षिण में, वो सारा विभाजन खत्म। और जो आज अमेरिका सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं, वैश्विक शक्ति के रूप में, उस अमेरिका का उदय हुआ इस गृह युद्ध के बाद। अब ध्यान से देखिए, 1860 का समय, अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा है, सब कुछ डिस्टरबेंस है। कपास की कीमतें बढ़ेंगी, वस्त्र उद्योग में कीमतें बढ़ेंगी, और उसी समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमेरिका, ये भारत में क्या होगा, कपास की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होगा, कपास की कीमतें अपने आप गिर जाएंगी, और जब गिर जाएंगी तो कपास के वो दाम नहीं मिलेंगे जो पहले मिलते थे।
तो इसी समय दक्कन का विद्रोह होगा भारत में, दक्कन का विद्रोह। ठीक, तो ये सब चीजें जरा इंटरकनेक्ट करके पढ़िएगा, क्योंकि वैश्विक घटनाएं बार बार भारत की घटनाओं को प्रभावित करेंगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये दो देशों के विरुद्ध युद्ध था, कभी नहीं था। दो विचारधाराओं के प्रति था, दो सामाजिक आर्थिक विषमताओं के व्यवस्थाओं के विरुद्ध था। कोई कहा जाए कि ये एक अमेरिका की शल्य चिकित्सा थी, बिल्कुल शल्य चिकित्सा थी। थोड़ा अमेरिका को दिक्कत हुई, जन धन की हानि हुई, लेकिन उसके बाद इंटीग्रेशन इतना तेजी से हुआ, कंसोलिडेशन इतना तेजी से हुआ कि आज तक देखिए, वो कंसोलिडेशन का ही परिणाम था कि अश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर लिंकन के बाद अब ओबामा पहुंचे। ठीक है, तो ये क्या है? इंटीग्रेशन का ही परिणाम है। संघ को उन्होंने बचा लिया, एक राष्ट्र को उन्होंने बचा लिया, आपस में लड़ करके एक हंसी के पात्र नहीं बने, लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। और भारत का क्या कहना, यहाँ तो इतनी सामाजिक धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है कि उनको हर एक जगह पर क्या हो रहा है, एक देश नजर आ रहा है पश्चिमी देशों को, कि इतने सारे लोग कैसे एक देश में एक भावना में बंधे हुए हैं। और ये अपने आप में क्या है, अनोखी बात है। ठीक, तो आज का टॉपिक अमेरिकी गृह युद्ध खत्म होता है। परिणाम इसके बहुत ही आशानुकूल रहे, थोड़ा दिक्कत जरूर हुई, और एक शुरुआती लोकतंत्र के लिए, एक नवजात शिशु के लिए ये जरूरी भी था कि जब वो राइज करे तो परेशानी आए, ताकि वो क्या हो, अंदर से और मजबूत बने। ठीक, आपने सुना भी होगा कि जिस पौधे को जो है धूप और छाया से बचा कर रखा जाता है, उसका विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाता जो एक धूप में और आंधी बारिश सब कुछ सहते हुए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।